हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त करने की एक शॉर्ट हैंड मेथड है। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं इसको। तो आज की हमारी क्लास में हम देखेंगे केमिकल इक्वेशंस कितने प्रकार की होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, टू टाइप्स की। एक तो संतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दूसरी असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो हम संतुलित रासायनिक समीकरण के विषय में जान लेते हैं। वह केमिकल इक्वेशन जिसमें अभिकारक तथा उत्पादों के तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है जी। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? जिसमें अभिकारक पक्ष और उत्पादों के दोनों की एटम्स की नंबर सेम होने चाहिए। कैसे? थोड़ा एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे हमने लिया है जिंक, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों क्या हैं? अभिकारक हैं, LHS में लिखे हुए हैं। अब इनसे रिएक्ट करके दोनों ने, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल ने अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाए। ये क्या है? RHS में उत्पाद है। अब हम देखते हैं जिंक। देखिए अभिकारक में जो जिंक है उसका भी एक एटम है, क्योंकि ना इसके पीछे कुछ लिखा है ना आगे कुछ लिखा है। हाइड्रोजन के दो हैं, ये लिखे हुए हैं, अभिकारक में चल रहे हैं हम। सल्फर के एक हैं, ऑक्सीजन के चार हैं। अब इधर आते हैं हम उत्पादों में। जिंक के एक हैं, हाइड्रोजन के दो हैं, और सल्फर का एक है, और ऑक्सीजन के चार हैं। ठीक है जी। तो जिंक यहाँ भी सेम है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है सल्फर, और यहाँ भी ऑक्सीजन के एटम यहाँ भी सेम है, और ऑक्सीजन के एटम यहाँ भी सेम है। तो ये कैसी समीकरण है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। कैसी समीकरण है? संतुलित है। और जो समीकरण संतुलित नहीं होती उसे कंकाली समीकरण भी हम कहते हैं, जो बैलेंस नहीं होती, जो अनबैलेंस होती है। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण समझ में आया है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरी असंतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसे कंकाली समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण। मतलब उसके एटम्स अभिकारक और उत्पादों के समान नहीं हैं। ठीक है। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के तत्वों की परमाणु संख्या असमान होती है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है, यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। देखिए ये अभिकारक पोर्शन है और ये उत्पाद पोर्शन है। अभिकारक में H2 + O2 और उत्पाद बने H2O। हाइड्रोजन ने वायु में जलकर, ऑक्सीजन से जलकर जल का निर्माण कर दिया है। अब इन अभिकारकों में H के कितने एटम हैं? यहाँ पे 2। ठीक है जी। ऑक्सीजन के कितने हैं जी? 2। अब ये जल बना, जल के में H के कितने हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने हैं? 1। ना आगे है ना इसके पीछे कुछ है। तो देखिए हाइड्रोजन के 2, यहाँ भी 2, और यहाँ ऑक्सीजन के 2, यहाँ ऑक्सीजन का 1। तो यानी कि यहाँ पर 1 की कमी है।
तो यानी कि ये कैसी समीकरण है, अनबैलेंस्ड है। जैसे तराजू होती थी पहले ज़माने में पर डे वाली, उसमें अगर आप 1 किलो चीनी लेंगे तो चीनी और जो वेट है 1 किलो उसको बराबर करना होगा ना। यदि वो चीनी ऊपर उठ जाएगी तो आप ले लेंगे, नहीं लेंगे। यदि चीनी ज़्यादा वाला पल्ला जो है नीचे झुक जाएगा तो दुकानदार आपको देगा, नहीं देगा। तो ऐसे ही इसका भी है, तो ये अनबैलेंस्ड है, कंकाली समीकरण कहलाती है। ठीक है। तो अब बात आती है समीकरणों को सबसे पहले ये देखना होता है कि वो बैलेंस हैं या नहीं है। अगर बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड हैं, तो उनको बैलेंस करना है। तो चलिए हम ये सीखते हैं उन समीकरणों को बैलेंस करना। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस में द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। अतः रासायनिक समीकरण को रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए संतुलित किया जाता है। क्यों कर रहे हैं हम संतुलित? इसलिए बच्चों, हम समीकरण को संतुलित करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो रासायनिक समीकरण है वो रासायनिक अभिक्रिया का जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, उसको पूरा करना ही करना है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि द्रव को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको विनाश होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। तो इसको पूरा करना है, तो इसलिए हमें बैलेंस करनी होगी। देखिए, इसको बैलेंस करने के एक मेथड है, हीट एंड ट्रायल मेथड, जो 7 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इस समीकरण लिखो, उस जो प्रतीक हैं उनको बॉक्स में लगाओ, फिर उनके अंकों को लिखो, ऐसे करके। तो हम एक इजी गोइंग मेथड की ओर बढ़ते हैं। उस मेथड से हम इसको बैलेंस करना सीखेंगे। इजी मेथड, समीकरण संतुलित करने के लिए कभी भी तत्व या यौगिक के सूत्र, समझिएगा, को परिवर्तित नहीं किया जाता। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम बैलेंस कर रहे हैं और मान लो लिखा हुआ है H2SO4 और हमने क्या कर दिया, H2SO कर दिया जी इसका, और 4 यहाँ लगा दिया, तो ऐसे नहीं चलेगा। जो फॉर्मूला हैं वो फॉर्मूला तो रहेंगे ही रहेंगे, उन फॉर्मूला में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। या जैसे ये जिंक का प्रतीक है Zn, तो आप यहाँ 2 नहीं लिख सकते, ठीक है, Zn ही रखना पड़ेगा। तो समीकरण संतुलित करने के लिए कभी भी तत्व हो, उसके प्रतीक हो या यौगिक हो, उनके सूत्र हों, क्योंकि यौगिक किससे बनता है, तत्वों से, परिवर्तित नहीं किया जाता। नेक्स्ट, केवल बाहर की ओर अंकों से गुना कर सकते हैं। जैसे हमने Zn लिखा और हमें आवश्यकता पड़ रही है 2 की, तो हम 2 इधर नहीं लिखेंगे, तो हमारा ये चेंज हो जाएगा। हम 2 को यहाँ लिख सकते हैं। समझ में आया? तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यही है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ये अभिकारक है। इसने H2 हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाया, मेथनॉल बनाया, CH3OH। ये क्या है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अनबैलेंस्ड है, कैसे है पहले तो ये देख लेते हैं हम। आप देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, अभिकारकों में सबसे पहले जो हमारा लिखा हुआ है प्रतीक, भले ये CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन हमें अब जब बैलेंस कर रहे हैं तो हमें CO से मतलब नहीं है, हमें खाली C से, कार्बन से मतलब है। ठीक है जी, क्योंकि कार्बन अलग प्रतीक है, ऑक्सीजन अलग प्रतीक है, दोनों मिले तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना। हमें कार्बन को देखते हैं। कार्बन अभिकारकों में कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ है, यहाँ पर है, नहीं है। अब हम जाते हैं उत्पादों में। उत्पाद कहाँ है, ये है और यही है, बस एक ही है। अब इसमें कार्बन कहाँ है, ये है। ये कार्बन के आगे कुछ लिखा है यहाँ, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा हो तो उसका 1 मानते हैं। C के पीछे कुछ लिखा है, नहीं, क्योंकि लिख ही नहीं सकते, कार्बन का फॉर्मूला C होता है। H3, ये 3 किसका है, H का माना जाएगा, C का नहीं। ठीक है जी। अब
C का यहाँ 1 है और यहाँ भी C का 1 है, तो C तो हमारा सही है। ठीक है, हमने C को लिख दिया। अब ऑक्सीजन देखते हैं हम, अभिकारकों में कहाँ है, यहाँ है, इसका कितना है 1, और कहाँ पर है, उत्पादों में है यहाँ भी इसका 1, तो ऑक्सीजन भी हमारा पूरा है। ठीक है, ऑक्सीजन पूरा हो गया। अब H को देखते हैं, H कितना है जी, H के 2 हैं अभिकारकों में, और कहीं नहीं है H, यहीं लिखा है 2 है। अब मेथेनॉल जो बना है इसमें H कहाँ है, एक तो ये है H के 3 और एक ये, ना तो इसके आगे यहाँ कुछ है ना पीछे, तो H 1 3 1 4, यहाँ है 2, तो ये तो नाइंसाफ़ी हो गई। तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ +2 नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम इसके आगे 2 लिख देंगे, ये हमने 2 यहाँ पे लिख दिया। 2H2 4 हो गए, C पूरा हो गया, O पूरा हो गया, H पूरा हो गया। अब बचा क्या, बचा ये प्रोडक्ट। अब इसको देख लो, C का 1, यहाँ भी 1, H का 3 और एक 4, तो H के 4 अभिकारकों में, और यहाँ O के 1, तो यहाँ भी O का 1। ठीक है, H हमने कर ही दिया, तो समझ में आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके क्या बना रही है, ग्लूकोज बना रही है C6H12O6, और ऑक्सीजन को रिलीज कर रही है। अब देखते हैं ये बैलेंस है कि नहीं है। C का, यहाँ अभिकारकों की बात करेंगे हम, सिर्फ अभिकारकों में रहेंगे, अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे। कार्बन का यहाँ 1 है और यहाँ उत्पादों में कार्बन के 6 हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसी को बैलेंस कर देते हैं। सबसे पहले इसी को कर दो, तो इसको लिख दिया हमने पेंसिल से 6। अब C के कितने हो गए 6, यहाँ भी C के 6। अब हम आगे बढ़ते हैं O पे, O के 2 हैं लेकिन ये 6 भी आ गए, तो 2 से 6 की गुना हो जाएगी, कितने हो गए 6 2 जा 12। O के कितने हो गए 12, और O का 1 यहाँ भी है, 13 हो गए। अब यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं 6 हैं, क्योंकि यहाँ आगे नहीं है, यहाँ से O के 6 हैं और 2 यहाँ है, यहाँ कितने हैं 8। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें किसको बैलेंस करना है, O को। तो यहाँ पे कितने हो रहे थे, अब इसको बैलेंस करने के लिए हम O से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम H को, H के कितने हैं 2। ठीक है जी, H के कितने हैं 2, और यहाँ पे H के कितने हैं 12, और तो कहीं नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले H को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ तो कुछ लिखेंगे नहीं, यहाँ नहीं बढ़ाएंगे हम, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, 12 करने के लिए, H के ये वाले 12 है ना, 12 करने के लिए क्या हम 6 से गुना कर दें, 6 दूनी 12। ठीक है, अब हम वापस O पे आते हैं, H तो हमारा पूरा हो गया, O पे आते हैं, O के कितने हो गए 6 दूनी 12, और यहाँ पे O के कितने हो गए अब 6, ये 12 6 18, और यहाँ O के कितने हैं 6। ठीक है, और 2 ये 8, तो कितने चाहिए हमें, कितने करने हैं जी 12 6 18 करने हैं, तो 6 ये हो गए। और अगर हम यहाँ पे कितने करते हैं, 6 दूनी 12 और 6 कितने हुए 18। ठीक है, ऑक्सीजन पूरा हो गया है। अब इसको फिर एक बार चेक कर लेते हैं, C के 6, यहाँ पे C के 6, ऑक्सीजन के 2 6 12 और 6 18, ऑक्सीजन के यहाँ पर 6 और 6 दूनी 12 6 18। अब हम H के बैलेंस करते हैं, देखते हैं 6 दूनी 12 और H के 12, तो ये हमारी कैसी हो गई है, बैलेंस इक्वेशन हो गई है। समझ में आया है जी, उम्मीद है। नेक्स्ट इक्वेशन एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से क्रिया करी, जल बना दिया, ये अनबैलेंस है, कैसे है देखते हैं। H के 2 हैं, यहाँ पे H के 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं, उत्पादों में ऑक्सीजन का 1 ही है, अनबैलेंस होगी ना। अब इसको हम बैलेंस करना है, हमें इसको द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कराना है। किसका पालन कराना है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का, जो कहता है कि अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, उनमें द्रव नष्ट नहीं होता, एटम्स नष्ट नहीं होते हैं। आप देखिए उनकी व्यवस्था बदल जाती है। जैसे हाइड्रोजन में है, हमने क्या करेंगे, H के 2 हैं, यहाँ पे H के 2, इसको हमें कुछ करने की अभी फ़िलहाल आवश्यकता नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन का 1 है, तो यहाँ तो हम 2 लिख नहीं सकते, क्योंकि फॉर्मूला, जल का फॉर्मूला क्या है H2O है। अगर हमने यहाँ 2 लिख दिया
तो ये H2O2 बन जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला ही चेंज हो गया, तो फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। तो हाइड्रोजन इसको ऑक्सीजन संयोग करके जल बनाया, तो जल का फॉर्मूला हम छेड़ेंगे नहीं, इसके आगे हम गुना कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन के 2 हैं, तो ऑक्सीजन के 2 की आवश्यकता है, तो 2 से गुना कर दी, 2 एकम 2। ऑक्सीजन के 2 हो गए। अब देखिए H के 2, यहाँ पे H के कितने हैं, 2 हैं, 2 दूनी, अब 2 ये आ गया, 2 दूनी 4 हो गए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 दूनी 4, H के पूरे, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2 एकम 2, ये ऑक्सीजन के पूरे हो गए। तो ये कैसी हो गई, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई है। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। तो केमिकल रिएक्शंस को हमने बैलेंस किया द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पूर्ति करने के लिए। ठीक है जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण को, जो केमिकल इक्वेशंस हमने बैलेंस की है, ऐसी बैलेंस इक्वेशंस को अधिक ज्ञानप्रद बनाना, टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। अब ये समीकरण तो है जी, इसमें क्या ज्ञानवर्धन बनाए हम। तो बच्चों, जो हमने समीकरण लिखी है, समीकरण लिख दी हमने H2 + O2 = H2O, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हाइड्रोजन लिक्विड है, सॉलिड है, या क्या है, या गैस है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए, जो इक्वेशंस रासायनिक अभिक्रिया की पूरी जानकारी देती है, वह सूचनात्मक या ज्ञानप्रद समीकरण कहलाती है। देखिए कैसे कर सकते हैं हम। नंबर 1, उनके भौतिक अवस्थाएं लिखना। जो समीकरण हमने बनाई है, उसकी भौतिक अवस्थाएं हमें लिखनी है। कैसे लिखनी है, जैसे जिंक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इन्होंने अभिक्रिया करी और जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन निकली। अब हमें ये नहीं पता है कि कौन क्या है। अब हम इसमें क्या करते हैं, जिंक के लिए हमने S लिख दिया। S का मतलब सॉलिड, ये जिंक धातु है, सॉलिड है। H2SO4, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, AQ लिख दिया, ये एक्वा है, यानी कि इसका जलीय विलयन है। जिंक सल्फेट भी AQ जलीय विलयन है। H2 क्या है, गैस, हाइड्रोजन गैस, तो इसके लिए हमने G कोष्ठ में यहाँ लिख दिया। तो ये समीकरण क्या कहलाएगी, ज्ञानप्रद समीकरण या सूचनात्मक समीकरण। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे H2 है, 2H2, तो गैस है तो G लिख दिया। ऑक्सीजन क्या है, गैस, तो G लिख दिया। और H2O बना, जल बना, ये लिक्विड है तो L लिख दिया। ठीक है जी, पूरी स्टेट की जानकारी इसने दे दी है। अब सेकंड क्या कर सकते हैं, ऊष्मा परिवर्तन दर्शाना। जो अभिक्रिया होती है वो ऊष्मा या तो उसमें एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है, उनको भी दर्शाते हैं। कैसे दर्शाएंगे, जैसे कार्बन है, S मतलब सॉलिड है, ऑक्सीजन है, G मतलब गैस है, CO2 है मतलब ये गैस है, G लिख दिया, प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊष्मा हम दिखा रहे हैं, ऊर्जा, ऊष्मा को ऊर्जा भी लिख सकते हैं, डेल्टा इसका प्रतीक बना सकते हैं। तो ये क्या दिखा रही है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस अगर हमने प्लस बाद में यहाँ ऊष्मा लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, ऊष्माक्षेपी है। ऊष्मा क्या कर रही है, रिलीज कर रही है, ऊष्मा निकल रही है। आप देखिए जैसे कार्बन ऑक्सीजन, ये श्वसन की अभिक्रिया है। आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो सांस कैसी होती है, गर्म लगती है। यानी कि कार्बन ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया हुई तो CO2 बना और ऊष्मा निकल रही है। आप करके देखिए, अभी अपने हाथ पे सांस खींच के सांस को छोड़िए हथेली पे, तो गर्म महसूस होगा। तो यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जो ऊष्मा रिलीज कर रही है। अब दूसरी, उसकी दशाओं को व्यक्त करना। कैसे दशाओं को व्यक्त करना, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम इसका, ऊष्मा परिवर्तन का। जैसे N2 नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, ये ऊष्मा क्या कर रही है, प्लस ऊष्मा यहाँ अभिकारकों में लिखी हुई है, ध्यान दें, और अभिक्रिया के बाद बना 2NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी क्या है, गैस है। अब इसको अभिक्रिया को होने के लिए क्या चाहिए, हमें ऊष्मा की आवश्यकता है।
ये उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगी। ये शोषण कर ले रही है, जब उष्मा का शोषण कर दिए तब अभिक्रिया हो रही है। समझ में आ रहा है ना? उष्माक्षेपी उष्मा छोड़ रही है, उष्माशोषी अभिक्रिया होने से पहले उष्मा की आवश्यकता है, उष्मा खींच रही है। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। देखिए दशाओं को व्यक्त करना। तीर के चिन्ह के ऊपर या नीचे, ये त्रिभुज जैसा निशान डेल्टा का हमने लगा दिया है, या उसकी उत्प्रेरक कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया से होती हैं को लिखा जाता है। उत्प्रेरक क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। अब हमने एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल क्या लिया हमने? पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है जी, इसमें तीर का निशान लगा है, ये क्या दिखाया हमने? ऊष्मा, ऊष्मा की उपस्थिति में हो रही है। और ये क्या है? मैग्नीज। इसे MnO2 ऑक्साइड क्या है? इसमें उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है जो कि सॉलिड है, और ऑक्सीजन बन रही है जो कि गैस है। तो ये ऐसे दशाओं को हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, संक्षारण और एसिडिटी, विकृत गंधिता। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बच्चों इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने परिचित और रिलेटिव जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप अधिक से अधिक फॉरवर्ड कर दें, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। थैंक यू।